हमने मार्शल लॉ के दौर में जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई तो कराची प्रेस क्लब को अपने लिए एक महफूज पनाहगाह समझा और हमेशा इसके प्लेटफॉर्म से हमें जमहूरियत की आवाज़ और आइन की आवाज़ उठाने का मौका मिला। और ऑपोजिशन दौर में अक्सर यहाँ पर आकर आप सब दोस्तों से मुलाकात हुई, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि अब हुकूमत में भी आकर कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करनी चाहिए और सहाफ़ी दोस्तों से मुलाकात करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस साल हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि हम यौम आज़ादी की तकरीबात को मार्का-ए हक़ के साथ सेलिब्रेट करेंगे। अगस्त में 7 से लेकर 14 अगस्त तक हफ्ता पूरा तकरीबात का होगा, जिसमें पाकिस्तानी कौम जहां अल्लाह ताला के हजूर अपनी आज़ादी के शुक्राने के लिए सरबसजूद होगी, वहीं मार्का-ए हक़ की सूरत में उस शानदार कामयाबी पर भी मुसर्रत और ख़ुशी का इजहार करेगी जिसे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से पाकिस्तानी कौम ने हासिल किया और जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान का वक़ार बुलंदियों की नई सतह को छू रहा है। और भारत के उस गरूर को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और पाकिस्तान की कौम ने 4 रोज़ के अंदर खाक में मिलाकर उनका वो पूरा जुनून और जो गरूर था उसका पोल खोल कर रख दिया और ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम अपनी जुग्राफियाई सालमियत आज़ादी का दिफा करना जानती है। और मार्का-ए हक़ सिर्फ़ एक नारा नहीं साबित हुआ, बल्कि मार्का-ए हक़ पाकिस्तानी कौम के उस असूली इसके साथ ही मैं आप सबको ये भी पेशकश करना चाहता हूँ कि हमने उड़ान पाकिस्तान के तहत अपने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोग्राम के ज़रिए एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम पाकिस्तान के जो बड़े प्रेस क्लब्स हैं उनके साथ शराकत करके जर्नलिस्ट की इकनॉमिक ट्रेनिंग के लिए भी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और मैं कराची प्रेस क्लब को भी पेशकश करूंगा कि वो हमारे साथ MOU करके उस प्रोग्राम का हिस्सा बने, चूँकि आने वाले वक्त में ज़रूरी है कि हम आवाम के अंदर इक़्तिसादी मौज़ूआत जिनके ऊपर हमारे मुस्तक़बिल का दार व मदार है उन पर बहस को उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की ख़ुद मुख्तारी का इन्हिसार इस बात पर है कि हम $32 अरब से $100 अरब की एक्सपोर्ट पर कितनी जल्दी पहुंचते हैं। क्या हम ये हदफ आइंदा 8 सालों में हासिल करेंगे या 15 सालों में हासिल करेंगे? इन दोनों के बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर हमने अगले 8 सालों में अपनी बरामदात को $100 अरब कर लिया तो हम अपनी ख़ुद मुख्तारी का दिफा कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने अगले 15 साल लगाए तो फिर हम कर्ज़ों के चुंगल से नहीं निकल सकेंगे और हमें फिर बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सेक्टर परफॉर्मेंस किस तेज़ी से बढ़ती है, उसकी क्या मुश्किलात हैं, हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए, निजी शोबे का क्या किरदार होना चाहिए, मेरे नज़दीक ये नंबर 1 डिस्कशन पॉइंट होना चाहिए। इसी तरह जो हमारी सोशल सेक्टर्स हैं उसके अंदर कारकर्दगी में जो मायूस कुन इशारे हैं, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने 90% शरह ख़वानदगी हासिल किए बग़ैर तरक्की की हो। हमारा शरह ख़वानदगी 60% है। हम क्यों कर ये हासिल नहीं कर पा रहे?
इसकी क्या वजूहात हैं? क्या हुकूमतें इस पर फ़ंड पूरा नहीं कर रही? क्या हमारे खानदगी के प्रोग्राम कामयाब ना होने की वजह गवर्नेंस के अंदर है? वो क्या फैक्टर्स हैं कि जिससे हम 60 से 90% खानदगी के ऊपर जल्द से जल्द जा सकें? ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम हमारे कौमी बहस का नुक्ता होना चाहिए। हमारे 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, अदम ग़िज़ाइयत की वजह से। जहाँ वो जिस्मानी तौर पे लाग़र हैं, वो ज़हनी तौर पे भी कुंद हैं। तो आप बताइए कि एक ऐसी कौम जिसकी 40% नस्ल जिस्मानी तौर पे लाग़र और ज़हनी तौर पे कुंद हो, क्या वो उस दौर में मुकाबला कर सकेगी जहाँ पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन आने वाले दौर की करेंसी है कामयाबी की? तो हम किस तरीके से इस अपनी स्टंटिंग की सतह को जो 40 साल से 40% पे जमूद का शिकार है, ये क्यों कर है? क्या वजह है कि हम इसमें 40 सालों में डेंट नहीं डाल सके? इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कौमी मीडिया में ये इश्यूज़ दब जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर किसी सियासतदान को अगर गाली निकालूँगा तो मुझे यकीन है कि वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में तमाम चैनल्स पे अभी लाइव चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये बात करूँगा कि हमें मुल्क की बढ़ती हुई आबादी जो 2.4% से अब 2.55% पे चली गई है, और हमारे कौम का पैर आबादी बढ़ने पे ब्रेक से उठ के एक्सेलरेटर पर आ गया है, और इसके शदीद मुज़मरात हैं हमारे मुस्तक़बिल के लिए, तो शायद ये हमारे कौमी बयानिए में या उस नैरेटिव में एक मौजू नहीं समझा जाएगा कि इसे उजागर किया जाए। और हमें हंगामी तौर पर तमाम सूबाई हुकूमतों को अपने पॉपुलेशन प्लानिंग प्रोग्राम्स को मौसर बनाने की ज़रूरत है, वगरना हम 2040 तक तकरीबन 40 करोड़ की आबादी पर जब पहुँचेंगे तो ये वसाइल हमारे लिए नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएंगे और इनके बोझ तले हम दब जाएंगे। तो इन सब मौज़ूआत को उजागर करने के लिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया के साथ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिलकर हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस के शोबे को और दायरे कार को ज़्यादा मौसर बनाएं, ताकि हम इन मौज़ूआत को जिन पर हमारे मुस्तक़बिल का इन्हिसार है, इन्हें अपने कौमी मुबाहिसों में वो मुकाम दे सकें कि जिससे हुकूमतों की भी अकाउंटेबिलिटी हो, प्राइवेट सेक्टर को भी सेंसिटाइज़ किया जाए और शहरियों के अंदर भी एहसास पैदा किया जाए कि इन तमाम मसाइल को हमने मिलकर हल करना है। हमारा मुस्तक़बिल उन मौज़ूआत पर मबनी नहीं है जिन पर हम रोज़ाना शाम को टीवी टॉक शोज़ में बैठ के लड़ते हैं। हमारे 90% शाम के वक्त टीवी टॉक शोज़ के जो मौज़ूआत हैं, उनका 1% भी हमारे आने वाले कल पे कोई असर नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक मिर्च मसाला और थिएटर का काम देते हैं। हमें अपने अंदर उस मुकालमे को शुरू करना है कि जिन मौज़ूआत पर न सिर्फ हमारा कल बल्कि हमारे आने वाली नस्लों का कल डिपेंडेंट है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी मीडिया की सहाफ़ती तंजीमों के लिए हम अपने आप को ऑफ़र करते हैं कि हम आपके साथ मिलकर एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिसमें कि हम इस मुल्क में डेवलपमेंट जर्नलिज़म को और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को फ़रोग़ दें, ताकि हम मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए बेहतर फ़ैसले कर सकें। बहुत शुक्रिया। की बात की, महंगाई जांचने का जो तरीका है वो ये है कि वो एक बास्केट होती है कि जिसमें आप मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों को सारा साल उसका ट्रेंड देखते हैं। उसमें सीज़नल वेरिएशंस आती हैं। मिसाल के तौर पे जब ईद का मौका आएगा तो एकदम टमाटर बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन फिर ये मतलब नहीं है कि महंगाई बहुत चढ़ गई है, वो फिर 15 दिनों में नीचे आ जाएगा। तो एक
एवरेज देखी जाती है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्राइसेस की एक इंडेक्स होती है जिसके ऊपर इसको लिया जाता है। और जो मार्केट में डिमांड सप्लाई के शॉक्स आते हैं उनके ज़रिए कभी किसी कमोडिटी की प्राइस ऊपर नीचे होती है, वो प्राइस वेरिएशन या फ्लक्चुएशन है। लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो महंगाई बढ़ने की एक शरह को कहते हैं कि किस रफ्तार से महंगाई पहले बढ़ रही थी। पहले उसके बढ़ने की शरह एक वक्त 38% थी, फिर 24% हुई, या फिर 4.5% की रफ्तार से वो बढ़ रही। तेल की किसी ने बात की, पेट्रोल की। देखिए, जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनका भी एक फार्मूला है जो बैनुल अक़वामी प्राइसेस के साथ लिंक्ड होता है, और जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं और जो हमारे इंटरनल प्राइसेस फ़िक्स होती हैं उनमें एक लैग होता है। और आपको पता है कि जब इसराइल और ईरान की जंग लगी तो उन 50 दिनों के अंदर एक फ्लक्चुएशन आई थी हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर तेल की कीमतों में, जिसको एडजस्ट हमें अब बाद में हम कर रहे हैं, और उसका जब ये निकल जाएगा असर तो फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। आपका मौक़िफ़ रिपीटेडली रहा है कि 7th NFC अवार्ड के बाद वफाक जो है वो माली तौर पर मुश्किलात का शिकार है और अब इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। तो लेकिन जो 18वीं तरमीम में तो अब आप इस पर नज़रसानी बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो आप उसको हम ये कह रहे हैं कि NFC के तहत जैसे 4 सूबों का हक़ है कि वो अपनी आबादी के लिहाज से डिविजिबल पूल में से हिस्सा लें, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जो साबिक फ़ाटा के अज़ला हैं उनके अवाम का भी हक़ है कि उनको डिविजिबल पूल में से उनका हिस्सा दिया जाए। इस वक्त इन तमाम रीजन्स का हिस्सा वफाकी हुकूमत के हिस्से में से निकल रहा है, जो कि उस NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। तो हम सूबों का हिस्सा घटा नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वो रीजन जिनको उनकी आबादी के लिहाज से उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उन्हें भी उस डिविजिबल पूल में शामिल किया जाए, जिससे कि सिंध, बलूचिस्तान, KP और बलूचिस्तान, पंजाब, ये सारे अपना हिस्सा लेते हैं। फोटोग्राफर पीछे हो जाओ। के लिए ख्वाब डराना ख्वाब बन गए। जो माहिरीन वो कहते हैं इसका डिज़ाइन सही नहीं था, तो ये कब बनेगा? क्योंकि बच्चा जो 1 साल का था 18 साल का हो गया, मंसूबा बन गया नहीं दे रहा। वो उसको पैसा नहीं दे सकते, और उस वक्त तखमीना 25 अरब का लगाया गया। तो हमने 2018 को अपने हिस्से के 12.5 अरब रुपया हुकूमत को अदा कर दिया था। बाद में ये पता चला कि जो डिज़ाइन तैयार किया गया था वो दुरुस्त नहीं था और लिहाजा उसके ऊपर वो नहीं बन सकता। तो फिर ये मंसूबा वापडा के सुपुर्द किया गया। फिर वापडा ने इसका डिज़ाइन बनाया जिसकी लागत तकरीबन 120 अरब रुपया लगाई गई, लेकिन अब उसमें भी कुछ इजाफा मुतवक्के है, 140-60 अरब तक ये जाने का तखमीना है। अब उसके ऊपर 100% हिस्सा जो है वो वफाकी हुकूमत दे रही है। अगरचे ये सूबाई हुकूमत का मंसूबा है, पानी का मंसूबा सूबे का होता है, लेकिन ये कराची के लिए वफाकी हुकूमत ने ख़ुसूसी तौर पे इसको लिया है और इसमें हम तमाम वसाइल इसके लिए फ़राहम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू तक इसे मुकम्मल हो जाना चाहिए। माफिया से चीनी माफिया, चिकन माफिया, महंगाई माफिया से जान कब छूटेगी? जब 1972 तक जगह पार की लीड थी, चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। आज भी चीनी चोर जो है मुल्क में जो है अपना कारोबार कर रहे हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये है कि पानी की रिहाई की खबरें गर्दिश कर रही है, क्या डील होने वाली है? ये अगेन मैं आपसे कहूँगा कि ये हमारे जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फूड और वाटर सिक्योरिटी है। उन इजलासों में मैं भी शरीक था कि जहाँ पर महकमा ज़राअत की तरफ से ये प्रोजेक्शन दी गई कि जो हमारा शुगर केन की प्लांटेशन है उससे क्या यील्ड होगी, लेकिन फिर एकदम यकायक एक हीट वेव आई जिसने शुगर केन की यील्ड में नुमायाँ कमी कर दी और उससे वो तखमीने जो हैं वो सारे रिवाइज़ हुए और उससे जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस पर असरअंदाज हुए। अब ये वो चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना है। अगर ये हीट वेव ना आती
और जो प्रोजेक्शन थी कि जितनी यील्ड निकलनी थी शुगर केन से, शायद हमें इस बहरान का सामना ना करना पड़ता। लेकिन वज़ीर आज़म ख़ुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके जो प्राइसेस हैं उसकी स्टेबलाइजेशन पे हम काम करेंगे। आपने बानी PTI की रिहाई की बात की। देखिए, मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, हमारे PTI के दोस्त भी बार बार कौमी असम्बली में हंगामा खेजी करते हैं कि हमारे बानी को रिहा करो। बानी PTI सियासी कैदी नहीं है। उन्हें हुकूमत ने किसी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर के तहत जो होता है, जो DP होता है शायद, उसके तहत या सेफ्टी प्रोटेक्शन के तहत नज़रबंद नहीं किया हुआ। बानी PTI एक सज़ा याफ्ता मुजरम है जिनके ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का वो केस जो दुनिया की तारीख़ में शफाफ तरीन चोरी का केस है कि जिसका हर दस्तावेजी सबूत मौजूद है। आप इसकी मिसाल यूँ लीजिए कि अगर कोरंगी का SHO चोरी का माल बरामद करे और वो नाज़माबाद के SHO को दे कि यार ये चोरी मैंने बरामद की है तो ये मालकों को वापस कर दो, तो नाज़माबाद का SHO वो मालकों को देने की बजाय वही किमाड़ी में जिस चोर ने जिससे बरामद हुई थी उसको वापस कर दे, तो आप उसे क्या कहेंगे? मुजरिम कहेंगे या सियासी कैदी कहेंगे? बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज साहब से कॉन्फिस्केट किया मनी लॉन्ड्रिंग में लंदन में। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो वापस की हुकूमत पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करा दो। बानी PTI जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ख़जाने में जमा कराने की बजाय उसी शख्स को वो पैसा वापस दे दिया कि जिससे लंदन में पकड़ा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने उस जुर्माने के अंदर इस पैसा को जमा करा दे जो कराची में बैरियर टाउन के ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट ने उन पर आयद किया था, और उसके एवज़ प्लॉट ले ले और जेवरात और जवाहरात ले ले। तो क्या आप मुझे बताएं कि ये चोरी नहीं है? PTI के कारकुनों को अपने बानी की रिहाई का मुतालबा करने की बजाय अडयाला जेल जाके अपने लीडर का गिरबान पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुम हमें सारी दुनिया के सामने करप्शन से लड़ने का दर्स देते थे, तुमने हर बंदे को चोर और डाकू बना दिया, तो ये क्या माजरा है कि सबसे बड़े डाकू तो तुम खुद निकले कि आज तक किसी के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी दस्तावेजी डकैती का सबूत नहीं है जितना 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब रुपया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दोबारा बरामदगी की और उस जुर्माने के अकाउंट में से वो पैसा निकाल कर हुकूमत के हवाले किया कि ये पैसा आपका है, ये आपके ख़जाने में आना चाहिए था, इसे गलत तौर पे जुर्माने के अकाउंट में जमा कराया गया है। तो उस चोरी पे एक सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई कि ये चोरी का पैसा था। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या एक ऐसा शख्स जिसने 60 अरब रुपए का डाका डाला हो, उसका जुर्म साबित हो गया हो, उसको सज़ा हो गई हो, उसको क्या वज़ीर आज़म जेल से निकाल सकता है? क्या उसको आर्मी चीफ जेल से निकाल सकता है? उसको अगर जेल से निकलना है तो अदालत में जाके साबित करना पड़ेगा कि वो उसने ये डकैती नहीं की। हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए गए। मेरे ख़िलाफ़ नारोवाल स्पोर्ट सिटी का एक ऐसा बेबुनियाद, बेहुदा और लगव मुकदमा बना जिसको सुनकर हर बंदा हंसता था कि ये क्या केस है। उस झूठे केस की पदाश में मुझे अडयाला जेल के उसी सेल में रखा गया जिसमें बानी PTI आज रहते हैं। अगर वो सेल मेरे लिए महज इल्ज़ाम होने की सूरत में दुरुस्त था तो क्या उनके लिए सज़ा याफ्ता मुजरम होने की हैसियत में ज़्यादा ज़ालिमाना? तो मेरा मकसद ये है कि देखिए, हमें लॉजिक के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें हक़ाइक़ के ऊपर बात करनी चाहिए। बानी PTI आज जिन हालात का सामना कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार वो ख़ुद हैं। और फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारे ख़िलाफ़ जब झूठे मुकदमात हुए, हमने अमेरिका में किसी कांग्रेसमैन का दरवाज़ा खटखटाया
हमने किसी सेनेटर से जाके भीख मांगी? क्या हमने अपनी औलादों को अमेरिका भेजा? मेरा बेटा भी अमेरिका से पढ़ा हुआ है और बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। मैं भी उसे कह सकता था कि जाओ यार, यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से पढ़े हुए हो तुम, जाके अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बताओ कि मेरे बाप के साथ कितना जुल्म हुआ है। हमने तो ना खुद किसी को कहा, ना अपनी औलादों को अमेरिका भेजा। हमने अपने मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में और ऐवानों में लड़े और अल्लाह के फजल से सुरखरू हुए। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रायल भारत के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा कर रहा है वो पीटीआई कर रही है। हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम के ऊपर जाके पाकिस्तान की बदखोई कौन कर रहा है? पीटीआई कर रही है। क्या पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉ का सामना नहीं किया था? कब ये पीपल्स पार्टी ने जाके अमेरिका में पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बदखोई की थी? क्या हमने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ का सामना नहीं किया? कब हमने अमेरिका की सड़कों पर जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए थे? आज अगर हमारे सिपा सलार को अमेरिका का सदर बुलाता है उस फतह अजीम के बाद के जो पाकिस्तान को हासिल हुई, हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है। उधर हिंदुस्तान को सफ़े मातम बिछा हुआ है और उधर पीटीआई को सफ़े मातम बिछा हुआ है। तो फिर आप किसकी सियासत कर रहे हैं? आपकी तो हर सियासत वो है कि जो भारत के साथ कदम मिलाती है। IMF में अगर एक मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट देता है तो वो भारत है, और IMF को ख़त लिखता है अगर कोई कि इस मुआहदे को ख़त्म करें तो वो पीटीआई है। तो फिर इस किस्म की तर्ज़ सियासत के बाद वो कहे जी कि हमें अब आप हार डालें और जेल से बाहर निकाल दें, तो दुनिया के कैसे मुल्क में होती है? असल बात यह है कि खान साहब अभी 2018 के ख्वाब से बेदार नहीं हुए। वो अभी भी ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें अडियाला जेल में डोली लेकर जाए, उनका बनाव सिंगार करे, उनको एचकन पहनाए, उस डोली में वज़ीर आज़म बना के दोबारा वज़ीर आज़म हाउस में ला के बैठा दे। अब 2018 नहीं 2025 है। ठीक है, इसका मतलब है जितने जो सियासतदान जिन्होंने हुकूमत की है वो तमाम जो है वो साफ थे, शफाफ थे और काफ़ी ज़्यादा तरक्की में था। अब जो है वो पीटीआई के बाद तरक्की जो है ₹1 जारी नहीं कर सकते। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2022 को हम इंटरनल डिफ़ॉल्ट कर गए थे। 78 साल की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पूरी सेमाई के लिए वजारत ख़जाना ₹1 भी जारी ना करे। ये काम 1 अप्रैल 2022 को अभी नो कॉन्फिडेंस नहीं हुई थी उस वक्त हो चुका था। इसका मतलब क्या था कि वो इकॉनमी को बैंकरप्ट कर गए थे। मैं समझता हूँ कि PDM गवर्नमेंट का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बहुत बड़ा दलेराना कदम था कि हमने उस हुकूमत के जो कांटे हैं वो अपने हिस्से में लेकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और अब पाकिस्तान टर्न अराउंड होके दोबारा रिकवरी और स्टेबलाइजेशन के पाथ पर है, जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि देखिए, पाकिस्तान को जहां किसी हुकूमत की मिस गवर्नेंस से नुकसान पहुंचा है, सबसे ज़्यादा नुकसान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से और पॉलिसी डिसकॉन्टीन्यूटी से पहुंचा है। अगर विजन 2025 जो हमने शुरू किया था उसे 2018 में डिसरप्ट ना किया जाता तो आज हम पहली 25 मईशतों में शामिल होते, जिसकी गवाही प्राइस वाटर हाउस कूपर ने 2017 में अपनी रिपोर्ट के अंदर दी थी, जिसकी गवाही वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं वो दे रही थी कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान 6% के साथ तरक्की करेगा। एक अनाड़ी शख्स को अगर आप मोटरसाइकिल पे बिठाएंगे तो वहाँ आपके प्रेस क्लब से लेके ये अवारी होटल तक वो नहीं पहुँच सकता। तो आपका ख्याल है कि 24 करोड़ आवाम के मुल्क की मईशत एक ऐसा शख्स कि जिसने लोकल गवर्नमेंट भी नहीं चलाई हो, यूनियन काउंसिल नहीं चलाई हो, जो मुसलसल 3 साल वज़ीर ख़जाना के तजुर्बे करते रहे, उनके हाथों संभल सकती थी? बेड़ा गर्क करके खुद मज़े से जाके अडियाला जेल बैठ गए हैं और उनके कांटे अब हम चुग रहे हैं सारे। थैंक यू।
चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।